Hello and welcome students. I am your English educator from Resonance PCCP division. So today we are going to start with the first chapter from your main course book, that is First Flight. और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 A Letter to God. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे पूरे चैप्टर की एक बार समरी, लाइक ब्रीफ में हम पूरा चैप्टर स्टडी करेंगे. So first है इंट्रोडक्शन. The story, A Letter to God, and which is written by G.L. Fuentes, revolves around the idea of having unquestionable belief in something. भाई भगवान में फेथ सबको होता है, ठीक है. हम सभी को लाइक वी समवेयर बिलीव दैट हम ये मानते भी है कि गॉड इज प्रेजेंट समवेयर विद इन अस इन द वर्ल्ड. और इस चैप्टर में हमें इतना ज़्यादा अनक्वेश्चनेबल या फिर हम बोले एक फर्म फेथ देखने को मिलेगा हमें भगवान के अंदर. द स्टोरी इज सेट इन अ लैटिन अमेरिकन कंट्री. लेंचो द फार्मर, लेंचो हमारी जो स्टोरी है उनके मेन कैरेक्टर हैं. The farmer, who is the protagonist of the story, writes a letter to God, seeking help from the Almighty after discovering his entire crop yield destroyed. यानी कि ये एक फार्मर है और क्योंकि ये अपने क्रॉप्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हार्वेस्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है. So he is asking help from the Almighty by a devastating hailstorm. Although his wishes get fulfilled partially, उनके wishes जो हैं वो partially fulfill हो जाती हैं, जो वो मांगते हैं भगवान से वो उन्हें मिल जाता है, लेकिन partially मिलता है. If not completely, he is ungrateful in the end and questions the honesty and modesty of the postmasters. अब इसको किस तरह से postmaster क्या इस स्टोरी में आए, कैसे वो क्या सपोर्टिंग कास्ट है या फिर वो क्या है, वो तो हम चैप्टर के अंदर ही देखेंगे. बट ये किस तरह से उनकी ऑनेस्टी और उनकी जो मॉडेस्टी है, यानी उनका जो काइंड हार्टेडनेस या जेनरोसिटी हम बोले वो दिखाते हैं, उस पर क्वेश्चन करने लगते हैं. Who actually helped him with money anonymously in the name of God. तो ये कैसे भगवान के नेम में चुपके से इस लेंचो की हेल्प कर देते हैं. बट लेंचो जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो अनग्रेटफुल है इस पोस्टमास्टर और उसके एम्प्लॉइज़ के साथ. सो ये कैसे होता है सब, ये सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. हमें नाम याद रखना है लेंचो, एंड व्हाट बेसिकली ही बिलीव्स इन, ही हैज़ अ फर्म फेथ एंड अनशेकेबल फेथ इन गॉड. ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये चैप्टर आगे जाता है और लास्ट में एंडिंग जो है वो आपको निकालनी होगी कि वो किस तरीके से आगे जो रिटर्न में रिप्लाई उसको मिलेगा वो किस तरीके का होना चाहिए. ठीक है, तो एंडिंग आप करेंगे स्टोरी की, स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ. सो बिफोर यू रीड, ये हमें बुक में दिया हुआ है, हम स्टोरी स्टार्ट करने से पहले इसे देख लेते हैं. दे यहाँ पे लोगों को बोला गया है. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. अगर हमें विश्वास हो तो पहाड़ भी हिलाए जा सकते हैं. बट वॉट शुड वी पुट इन आर फेथ इन. बट हम किस चीज़ में विश्वास करें, खुद में, भगवान में, अपनी स्ट्रेंथ में, माउंटेन में, किस में विश्वास करना है. दिस इज द क्वेश्चन दिस इज स्टोरी डेलिकेटली पजेस. मतलब इस पूरी जो स्टोरी में एक डेलिकेसी है कि हमें अपना फेथ किसके अंदर पुट करना चाहिए, खुद के अंदर, भगवान के अंदर, जो काम हम कर रहे हैं उसके अंदर, अपनी स्ट्रेंथ के अंदर, किस चीज़ में हमें अपना फेथ पुट करना है. लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड आस्किंग फॉर 100 pesos. बेसिकली पेसोस इज अ करेंसी. ठीक है, पेसोस यहाँ पे करेंसी है. ठीक है, Does Lencho's letter reach God? क्या लेंचो के लेटर भगवान तक पहुंचते हैं? Does God send him the money? क्या वो भगवान से पैसे मांगता है तो पैसे उसे मिलते हैं? Think what your answers to these question would be. आप सोचिए कि आपके आंसर्स क्या होंगे. क्या लेंचो अगर भगवान से कोई चीज़, हम भगवान से कोई चीज़ मांग रहे हैं तो भगवान हमें क्या वो ऐसे स्काई में से हमें ड्रॉप करके देते हैं, या हमें किस तरह से या किन किन तरीक़ों से वो चीज़ मिल जाती है. तो ये हमें इस पूरे स्टोरी में देखने को मिलेगा. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज. और आपको गेस करना है आगे की स्टोरी कैसे कंटिन्यू करेंगे बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. चलिए, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी से, उसके बाद कहीं कहीं पर कुछ कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में आएंगे, वो हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, जो कि इसमें हमें चैप्टर में भी देखने को मिलेंगे. और लास्ट की जो एंडिंग है मैंने आपको बता दिया, वो आपको कंक्लूड करना है. ठीक है, चलिए. द हाउस,
ये हाउस किसका है? ये हाउस लेंचो का ही है. द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरे वैली में सिर्फ एक ही घर था. सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. क्रेस्ट इज द टॉप पॉइंट, बिल्कुल ऊपर, ठीक है, द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अ हिल. तो वो बिल्कुल हिल के क्रेस्ट पे था उसका घर. From this height one could see the river and the fields of the ripe corn. और इतनी ऊंचाई पे था कि नीचे के पूरे फील्ड जो राइप कॉर्न से बिल्कुल घिरे हुए थे वो दिख सकते थे. डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और ऐसे छोटे 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 फ्लावर्स डॉट के फॉर्म में इतने सुंदर लग रहे थे. और वो क्रॉप ऐसे क्रॉप्स थे क्योंकि ये बहुत अच्छे से अपने क्रॉप्स का ध्यान रखता था, तो वो हमेशा एक अच्छा हार्वेस्ट देते थे. Then the only thing the earth needed was a downpour. Downpour is a good like pour of rain. अच्छी खासी बारिश हो जाए तो बस अर्थ को वो ही चाहिए था उस क्रॉप को उगाने के लिए, अच्छे से हार्वेस्ट करने के लिए. और एटलीस्ट अ शार. शार इज हल्की फुल्की ड्रिजल, बारिश, ठीक है. तो डाउनपोर इज थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में रेन एंड शार इज द ड्रिजल ऑफ रेन. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields immediately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. और वो हमेशा नॉर्थ, मतलब वो सुबह से कुछ नहीं कर रहा था और वो बिल्कुल बस स्काई की तरफ अपनी आईज को लगा के बैठा हुआ था. एंड ही वॉज थिंकिंग कि काश अब बारिश आ जाए, अब बारिश आ जाए, अब बारिश आ जाए. तो ये आपको याद रखना है कि वो कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था. वो एक्सपेक्ट कर रहा था नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है. एंड देयर वाज अनदर वर्ड, इंटीमेटली. इंटीमेटली मीन्स डीपली, ठीक है. तो वो इंटीमेटली अपने, यानी वो डीपली मतलब उस चीज के बारे में सोच रहा था. वो सुबह से बस स्काई को देखकर कि अब बारिश आएगी, अब बारिश आएगी, अब बारिश आएगी, ठीक है. Now we are really going to get some water. अब पानी आने ही वाला है. Woman, woman is the wife here. लेंचो के wife की बात हो रही है यहाँ पे. The woman who was preparing supper. Supper is the last meal of the day. Replied, yes, God willing. हाँ, भगवान की इच्छा से. The older boys were working in the field. तो जो बड़े बेटे थे लेंचो के वो फील्ड में वर्क कर रहे थे. While the smaller ones were playing near the house. और छोटे जो बच्चे थे लेंचो के वो घर के आसपास खेल रहे थे. Until the woman called to them all. और जब women ने उनको बुलाया उससे पहले वो सब खेल रहे थे. Come for dinner. It was during the meal that just as लेंचो had predicted. और वो खाने के टाइम पे ही हुआ बिल्कुल कि लेंचो ने जो प्रिडिक्ट किया था, जो पहले से उसने जाना था. Big drops of rain began to fall. बड़ी बड़ी जो बूंदें थी बारिश की वो गिरने लगी, यानी बहुत तेज बारिश आने लगी. In the north east, कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट से. Huge mountains of clouds. Clouds के बड़े बड़े पहाड़, यानी इतने बड़े बड़े ब्लैक डार्क क्लाउड्स जो थे, could be seen approaching. वो भी दिख रहे थे आगे बढ़ते हुए. The air was fresh and sweet. और जो हवा चल रही थी बहुत ही मीठी और बहुत ही लाइक अच्छी सी ब्रीज चल रही होगी, बहुत ही प्लीजेंट सी ब्रीज चल रही होगी. तो उनको बोला है फ्रेश और स्वीट थी, बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो जिस चीज़ का वेट कर रहे थे एयर वो चीज़ लेकर आ रही थी. एंड दैट वाज रेन. The man went out for no reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. और लेंचो अपनी जगह से उठ के सिर्फ इसीलिए गया क्योंकि उसे बाहर रेन ड्रॉप्स जिसका वो इतने टाइम से इंतजार कर रहा था, उसका प्लेजर, उसका सुख उसे अपनी बॉडी पर फील करना था, ठीक है, उसकी खुशी उसे फील करनी थी. And when he returned, he exclaimed. और जब वो वापस आया तो उसने क्या exclaim किया? These aren't raindrops falling from the sky. ये बारिश की बूंदी नहीं है जो स्काई में से गिर रही हैं. They are the new coins. Coins यहाँ पर बोला गया है मनी को. ये हमारे लिए नया पैसा है. और वो क्या बोलता है? The big drops are 10 cent. Cent is basically a small unit, okay, of money. तो जैसे हमारे यहाँ पे रुपी होता है, पैसे होता है, वैसे ही यहाँ पे डाइम, सेंट, पैसोस ऐसे होता है. सो द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स. और जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं बारिश की, जो हैवी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट्स हैं. और जो छोटी एंड द लिटिल वंस आर 5. और जो छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट्स हैं.
विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, और अब बहुत ही खुश, बहुत ही सैटिस्फाइड था, तो वो एक सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन से बोलता है, ही रिगार्डेड द फील ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। और हर तरफ से बारिश आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था जो राइप कॉर्न्स है वो उनके आसपास पूरा कर्टेन बिछ गया है, किसका, रेन का, यानी चारों तरफ से बारिश अब उन क्रॉप्स पे आ रही थी और वो बहुत ही अच्छा हार्वेस्ट देने वाले थे। देन बट, अब इस बट की वजह से पूरा स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है, यानी पूरी स्टोरी सिर्फ इस बट की वजह से चेंज हो जाती है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. और अचानक से वो बारिश जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि उसके साथ hailstones भी आने लगते हैं, यानी मोटे मोटे ओले जिसको हम बोलते हैं, वो भी बड़े बड़े hailstones आने लगते हैं। एंड एयर, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड, एक स्टॉर्म जैसी विंड जो है वो ब्लो करने लगती है, और रेन जो है वो बहुत बड़े बड़े hailstones अपने साथ लेकर आती है। These truly did resemble new silver coins. अब स्टार्टिंग में तो ये सिल्वर कॉइन्स लिखने लगे, यानी इससे तो और ज्यादा पैसा बना सकेगा लेंचो कि भाई हेलस्टोन्स आ रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पिघल के पानी बनेंगे, अच्छा खासा पानी जो है वो मिनरल्स के साथ सॉइल में जाएगा और अच्छा सा उनको हार्वेस्ट मिलेगा। The boys exposing themselves to rain, अब बॉयज जो हैं वो भी लेंचो के पीछे भाग जाते हैं रेन में नहाने के लिए। ran out to collect the frozen pearls. frozen pearls यहाँ पे hailstones को कहा गया है। आप लोगों को भी बहुत मज़ा आता होगा जब बारिश आती होगी, तो आप ये लोग भी गोले जो ओले होते हैं, hailstones होते हैं, उनको वो कलेक्ट करने बाहर चले जाते होंगे भाग के बहुत, तो कभी कभी अगर वो हमारे सर पे पड़ जाए तो हमें लग भी जाती है। लेकिन वो बच्चे डरे नहीं, उनको क्या था, उनको बारिश चाहिए था, और बारिश के साथ साथ हेलस्टोन्स तो उनके लिए वो पर्ल्स जैसा काम कर रहे थे, और वो उन फ्रोजन पर्ल्स बेसिकली हेलस्टोन्स ही है, ठीक है। तो हेलस्टोन्स को कलेक्ट करने चले जाते हैं बच्चे, इतने खुश हो जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब मैन यहाँ पे लेंचो है, तो लेंचो बोल रहा है हेलस्टोन्स आ गए, ठीक है, तब तक सेटल हो रहा था, जब तक तो ठीक था, बट अब ज़्यादा हो रहा है, अब बहुत ही ज़्यादा, अब लग रहा है कि ख़राब हो जाएंगे फील्ड्स। इट्स गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, जल्दी से ख़त्म हो जाए और जल्दी से हमारे जो कॉर्न फील्ड है वो सेटल हो जाए, पानी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है अभी, अब ये बंद हो जाए। It did not pass quickly, but ऐसा नहीं हुआ। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. और 1 घंटे तक पूरे घर में, कॉर्नफील्ड में, हिल साइड में, वैली में, गार्डन में, सब जगह हेलस्टोन्स हो गए, और पूरा का पूरा वैली जो था वो बर्फ के गोलों से, हेलस्टोन से बिल्कुल कवर हो चुका था। The field was white, और फील्ड इतना ज़्यादा वाइट हो गया था as if it was covered with salt. ये चीज़ याद रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है what did the field look like? Like it was covered in salt, it was covered in sugar, ठीक है, sugar free anything, तो वो salt के जैसा लग रहा था, ठीक है। So it was covered in salt. Not a leaf remained on the trees. किसी भी पेड़ पर एक भी लीफ नहीं बची, सारी लीफ गिर गई थी। The corn was totally destroyed. कॉर्न फील्ड जो था वो पूरा खराब हो गया था, कॉर्न पूरा खराब हो चुका था। The flowers were gone from the plants. जो छोटे छोटे dotted flowers दिख रहे थे वो सब जा चुके थे, टूट चुके थे। Lencho's soul was filled with sadness. और लेंचो जो था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था, क्योंकि वो थोड़ा सा रेन चाहता था ताकि उसका जो फील्ड है वो अच्छी खासी हार्वेस्ट दे पाए। When the storm passed, जब स्टॉर्म पास हो चुकी थी, he stood in the middle of the field, वो अपने फील्ड के बीचों बीच जाके, खेत के बीचों बीच जाके खड़ा होता है, and said to his sons, और अपने बेटों से बोलता है, a plague of locust would have left more than this. अगर लोकस्ट होते हैं वो जो कीड़े जो खराब कर जाते हैं क्रॉप को, तो उनका जो पूरा कलेक्टिव नाउन होता है उसको हम प्लेग बोलते हैं, ठीक है। एक झुंड होता है लोकस्ट का जो एक साथ आता है और सारे क्रॉप्स खराब करके चला जाता है। तो लेंचो अपने बच्चों से बोल रहा है कि अगर एक प्लेग भी आ जाता ना लोकस्ट का, तो उसमें भी थोड़ा बहुत तो बच जाता, वो भी थोड़ा बहुत तो छोड़ जाता, पूरा डिस्ट्रॉय नहीं करता, बट रेन ने तो सब कुछ ही तबाह कर दिया, सब कुछ ही खत्म कर दिया।
द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल स्टोन्स ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा फील्ड आप देख सकते हैं, पूरा फील्ड जो है वो किससे कवर हो चुका है, वो पूरा ऐसा लाइक स्नो से कवर हो गया था, जैसे कि वो पूरा सॉल्ट से कवर हो गया, और सारे ट्रीज ने अपनी लीव्स छोड़ दिए थे, सारे फ्लावर्स मुरझा चुके थे, और जो कॉर्न था वो ऑलरेडी पूरा गिर चुका था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं बचेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरफुल वन, और वो रात बहुत ही ज़्यादा बुरी नाइट थी लेंचो के लिए। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, और हमने इतनी मेहनत करी लेकिन उसका हमें रिजल्ट उसका कुछ नहीं मिला, ठीक है। There was no one who can help us. There is no one, sorry. अभी कोई भी नहीं है, ये एक डिस्कशन हो रहा है लेंचो के बारे में, मतलब सॉरी लेंचो की तरफ से। लेंचो ये चीज़ बोल रहा है अपने फील्ड के बीचों बीच खड़ा होके, वो भगवान से एक तरह से बात कर रहा है कि इतनी मेहनत करी लेकिन कुछ नहीं मिला। There is no one who can help us, कोई हमें हेल्प नहीं कर सकता। We'll all go hungry this year, हम सब भूख से मर जाएंगे इस साल, क्योंकि फार्मर के लिए उसका क्रॉप ही सब कुछ है। उसका क्रॉप अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो क्या बेचेगा मार्केट में। उसने यहाँ पर क्यों बोला कि जो बड़े वाले रेन ड्रॉप्स थे वो 10 सेंट्स थे और छोटे वाले 5 सेंट्स थे, क्योंकि अगर वो रेन आती तो हर एक रेन की ड्रॉप के साथ उसके अंदर एक होप आ रही थी कि अब जो फील्ड है वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, उसको अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा, वो उसको मार्केट में सेल करेगा, और जितना अच्छा हार्वेस्ट होगा उतना अच्छा पैसा आएगा। सो ही वॉज थिंकिंग इट इकोनॉमिकली कि भाई किस तरीके से वो पूरा अपना घर का फाइनेंस भर पाएगा। बट अब यहाँ पर पूरा जो कॉर्न था वो ख़राब हो चुका था, फील्ड पूरा ख़राब हो चुका था, उसके पास एक भी कॉर्न नहीं बचा था, तो अब वो क्या बेचेगा मार्केट में, और वो पूरा साल अपनी फैमिली को लाइक हाउ वुड ही फेंड फॉर द फैमिली, वो कैसे अपनी फैमिली को सर्वाइव करवा पाएगा। तो यहाँ पे वो भगवान से बात करते हुए क्या कह रहा है कि अब हमारे पास कुछ भी बचा नहीं है। नाउ ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, कुछ 4-5 सवाल हमारे माइंड में आए होंगे, तो वही राइटर के माइंड में भी आए और उन्होंने हमें पूछ लिए। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज़ की होप कर रहा था। बेसिकली ही होप फॉर रेन, जिसको चैप्टर में नेम किसका दिया गया है, डाउनपोर का या शार का। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? देखिए आ गया क्वेश्चन, क्यों बोला लेंचो ने कि भाई जो रेनड्रॉप्स है वो कॉइन्स हैं। वो इसीलिए बोला क्योंकि अगर उसको एक अच्छा हार्वेस्ट मिलता तो वो मार्केट में जाता, मार्केट में उसको सेल करता, और सेल करने के बाद वो उससे पैसे कमा के लाता, ठीक है। इसीलिए वो उसके लिए नए कॉइन्स थे, वो उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम था। हार्वेस्ट जो था वो उसका सोर्स ऑफ इनकम था, उसी से ही तो वो बेचकर पैसे कमाता, ठीक है। सो हाउ डिड द रेन चेंज, पहले तो रेन बहुत प्लीजेंट लग रही थी, वो बहुत खुशी से उठ के जाता है डिनर छोड़ के बाहर मतलब फील करने रेन को, बट वो कैसे चेंज हो गई, वो एक अच्छी रेन से किस में चेंज हो गई, हेल स्टोन्स में, ठीक है, हेल स्टोन्स में और स्टॉर्म में। किस तरीके से वो जो प्लीजेंट एयर उसने पहले मेंशन किया कि एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, वो बाद में किस में चेंज हो जाती है, स्टॉर्म में। और जो अच्छी खासी जो प्लीजेंट रेन आ रही थी वो किस में चेंज हो जाती है, हेल स्टोन्स में। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, क्या हुआ लेंचो के फील्ड में, दे वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरा फील्ड खराब हो चुका था। नॉट अ सिंगल फ्लावर रिमेन्ड ऑन द प्लांट, किसी भी प्लांट पे एक भी फ्लावर नहीं दिख रहा था, एक भी कॉर्न अब बचा नहीं था। तो उसका पूरा हार्वेस्ट जो था दैट वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड और डिवास्टेटेड, ठीक है। What were Lencho's feeling when the hail stopped? जब hail stop हुई, जब hailstones आना बंद हुए, तो लेंचो क्या फील कर रहा था, he was feeling completely hopeless। अब उसको पहले तो होप थी बारिश आएगी, अच्छा क्रॉप आएगा, अच्छा हार्वेस्ट होएगा, बट अब तो उसके अंदर होप खत्म हो चुकी थी। ही वॉज रियली होपलेस, ही वॉज फीलिंग इन डिसडेन, ही वॉज फीलिंग डिसअपॉइंटेड, क्योंकि वो हमेशा से सोचता था कि गॉड फेवर करते हैं उसको, बट ही वॉज कम्प्लीटली होपलेस, ही वॉज इन डिसडेन एंड ही वॉज डिसअपॉइंटेड। डिसडेन इज अटर सॉरो, बहुत ज़्यादा दुख, तो वो पूरी तरह से अपने होप्स जो था वो खो चुका था, ठीक है। सो दीज आर सम वर्ड यू कैन यूज इन योर आंसर, ठीक है, और एक अच्छा सा आंसर आप बना सकते हैं, ठीक है। आंसर फ्रेम आप करेंगे तो मेन वर्ड्स को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। चलिए, नाउ but in the hearts of all
who lived in that solitary house. Solitary is the only house, ठीक है, the sole house. अकेले हाउस में जो भी लोग रहते थे उनके हार्ट में there was in that valley there was a single hope. सिर्फ एक ही होप थी उस घर में जितने भी लोग रहते थे. पूरे वैली का जो अकेला घर था उस घर में जितने भी लोग रहते थे, बेसिकली यहाँ पे बात करी जा रही है लेंचो के फैमिली की, तो जितने भी लोग रहते थे उनके अंदर सिर्फ एक ही होप थी. दैट वाज फ्रॉम द हेल्प फ्रॉम गॉड, सिर्फ भगवान से हेल्प. Then don't be so upset even though it seems like a total loss. इतना दुख मत मनाओ, भले हमें सामने दिख रहा है कि लॉस बहुत ही बड़ा है और बिल्कुल भी रिकवर नहीं किया जा सकता है. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी भूख से मरता नहीं है, कोई भी स्टारवेशन की वजह से मरता नहीं है. ये कौन बोल रहा है? लेंचो की वाइफ उसे समझा रही है. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. और ऐसा ही कहा जाता है कि भगवान किसी को भूख से मरने नहीं देता, हमेशा उन्हें उनके सामने कोई ना कोई रास्ता ज़रूर लाके देता है. अगर हम उस रास्ते को ऑप्ट नहीं करते वो हमारा डिसीजन होता है, लेकिन भगवान हमें रास्ता ज़रूर दिखाते हैं. तो हम जब भी होपलेस हो जाते हैं, देयर इज़ ऑलवेज अ सिंगल रे ऑफ होप जो आपके अंदर कहीं ना कहीं, या तो आप उसे खुद अराइज करा लेते हैं या कोई और आपको बताता है, और आपके पास एक पाथ ज़रूर होता है लाइफ में. तो वही जो लेंचो और उसकी वाइफ है वो डिस्कस कर रहे हैं. लेंचो की वाइफ उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि वहाँ पर हमेशा एक होप है जो हमेशा हमारे अंदर रहनी चाहिए. दैट इज़ द हेल्प फ्रॉम गॉड. All through the night, लेंचो thought only of his one hope. और पूरी रात फिर लेंचो के अंदर बस एक ही बात जगी रही, उसकी एक ही होप जगी रही. दैट इज द हेल्प ऑफ द गॉड, भगवान की हेल्प. Whose eyes, जिनकी आंखें as he had been instructed, जैसा कि लेंचो को बताया गया है, sees everything. हमें ऐसा बोला जाता है ना, भगवान सब देख रहे हैं. हम भले ही किसी और से छुपा सकते हैं कोई भी काम, अपने फ्रेंड से, फैमिली से, खुद से भी कभी कभी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन भगवान को सब पता होता है. वो हमारी हर एक एक्टिविटी पे नजर रखते हैं कि हम कब क्या कर रहे होते हैं. सो हिज आईज, भगवान की आंखें जो सब कुछ देखती हैं, जैसा कि उसे बताया गया था, इवन व्हाट इज इन वंस डीप कॉन्साइंस. भाई हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, जब हम बिल्कुल सोच पा रहे हैं, अभी हम होश में हम सोच पा रहे हैं, तो इन भगवान को ये भी पता है हम क्या सोच रहे हैं. तो ये सब लेंचो को याद था कि भगवान को सब दिखता है, भगवान को सब पता होता है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को भी मिला है हमें एग्जाम में. what does it mean by लेंचो was an ox of a man? ये an ox of a man जो फ्रेज यहाँ पे गिवन है, इसका क्या मतलब है? तो बेसिकली ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब है अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग लेबरस मैन, यानी वो बिल्कुल जान लगाकर अपने फील्ड्स पर, अपने फैमिली के लिए वो मेहनत करता था. ठीक है. तो ऑल्दो ही वॉज इलिटरेट, ऑल्दो ही वॉज अ फार्मर, बट ही वॉज नॉट इलिटरेट. ठीक है. और फार्मर होने के साथ साथ वो ऐसा फार्मर था जो बहुत हार्ड वर्क करता था. वो शॉर्टकट से कभी भी नहीं चलता था, और ना ही उसके अंदर कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर ग्रीडीनेस थी. वो चालाकी नहीं करना चाहता था, या फिर उसे बहुत सारा ग्रीड नहीं था, बहुत सारा लेने का उसको शौक नहीं था. वो बस इतना चाहता था कि जितना उसने क्रॉप उगाया है बस उतना उसकी फैमिली को फीड करने के लिए उसे पैसा मिल जाए. सो ही वॉज अ वेरी लेबरस मैन, ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन. ये है ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. वो पूरा दिन फील्ड में वर्क करता था और एक एनिमल की तरह, यानी वो थक जाता था तो भी वो चलता रहता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. वो लिटरेट भी था, उसको लिखना आता था. ही वॉज अ फार्मर बट ही वॉजंट इलिटरेट. द फॉलोइंग संडे, उसके बाद वाले संडे को, एट डे ब्रेक, दिन के टाइम पर, ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन. वो एक लेटर लिखने लगा जो उसने खुद सोचा कि मैं खुद टाउन में जाऊंगा, क्योंकि वैली में तो वो अकेला रहता था, तो वो पास वाले टाउन में जाना चाहता है. और क्या करना चाहता है? एंड प्लेस इन द मेल. और वो लेटर को वो मेल बॉक्स में डालकर आएगा, पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स में डालकर आएगा. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. और वो लेटर किसको एड्रेस किया था लेंचो ने? वो लेटर एड्रेस किया था भगवान को. तो आप देखिए भाई, एक लेटर ऐसा है जो भगवान के नाम पे लिखा जा रहा है.
ठीक है, एक पूरा एनवेलोप है, एनवेलोप के अंदर लेटर है और एनवेलोप के ऊपर एड्रेस किसका डाला हुआ है, भगवान का। तो आप एक फेथ देख रहे हो लेंचो के अंदर जो था, यानी हम उसे ये मान सकते हैं कि ही हैड दैट फर्म फेथ कि भगवान मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे, बिकॉज उसको आसपास से किसी से भी हेल्प का लाइक ऑप्शन नहीं दिख रहा था। उसके पास वो जो सिंगल होप थी, एक रे जैसे जो मैंने आपको बोला, वो सिर्फ भगवान से थी और भगवान से मांगने का भी उसको और कोई तरीका नहीं दिख रहा था। तो उसने क्या करा, उसने एक डायरेक्टली लेटर लिख दिया। अब वो हमारे इंडियंस की तरह नहीं है कि वो पूजा पाठ करे एंड ऑल, ही जस्ट प्रेड। उसने बात करी, फील्ड में खड़े होकर भगवान से उसने प्रे किया, बट नाउ ऑल ही वांटेड टू डू वाज टॉक डायरेक्टली टू गॉड। तो उसने क्या किया, उसने अपनी सारी प्रॉब्लम को लेटर पे लिख दिया और भगवान के नेम पर वो लेटर जो है वो मेल बॉक्स में डाल दिया। देन गॉड ही रोट, वो लिखता क्या है, भगवान इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरी फैमिली और मैं पूरा साल भूख से मर जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर, ये करेंसी है बच्चों, तो मुझे 100 पेसोस चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। अब वो ये नहीं बोल रहा, देखिए आप उसकी ईमानदारी देखिए, ऑनेस्टी देखिए, वो ये नहीं बोल रहा 100 पेसोस दीजिए तो मैं पूरा साल निकाल लूंगा, अपनी फैमिली का ध्यान रख लूंगा। वो क्या बोल रहा है, 100 पेसोस देंगे तो मैं अपने फील्ड को वापस से सो कर पाऊंगा, यानी मैं क्रॉप्स को वापस से उगा पाऊंगा अपने फील्ड पे, फिर मेहनत करके फिर उसे मार्केट में बेचकर अपनी फैमिली के लिए पैसा कमा पाऊंगा। सो वो ये नहीं बोल रहा कि आप 100 पेसोस देंगे तो मैं अपनी फैमिली का पूरे साल ध्यान रखूंगा, वो बोल रहा है कि आप 100 पेसोस देंगे तो मैं अपने फील्ड को वापस से सो कर पाऊंगा, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। और थोड़ा बहुत पैसा जो है, जब तक क्रॉप उग नहीं जाता तब तक सर्वाइवल के लिए थोड़ा बहुत पैसा जो है वो मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसकी, बिकॉज द हेल स्टॉर्म। और उसके बाद वो पूरा कंटिन्यू कर देता है कि हेल स्टॉर्म ने मेरे साथ क्या किया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलोप, और एनवेलोप जैसे उसने ऐसे एनवेलोप बनाया तो उसने यहाँ पे क्या लिख दिया, उसने लिख दिया गॉड, भाई भगवान को लिख रहा हूँ मैं ये लेटर। तो वो यहाँ पर ऐसे एड्रेस कर देता है टू गॉड और उसको पोस्ट ऑफिस में वो डाल देता है, सॉरी मेल बॉक्स में। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान तो वो था, वेंट टू द टाउन, टाउन चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, मतलब आपको एक स्टैम्प लगाना पड़ता है छोटा सा, वो उसने परचेज किया और वो लेटर पे लगाया एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। यानी वो पूरा फेथ रख रहा था कि भाई उसने यहाँ पे स्टैम्प तक लगाया, और स्टैम्प का मतलब है आपको वो लेटर रेडी है, मतलब आप उस लेटर को पोस्ट करना चाहते हो, तो उसने वो स्टैम्प लगा दिया और स्टैम्प वो वाले पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस का लेकर उसने लगा दिया ताकि पता चले यहाँ से उसने पोस्ट किया है मेल को, और उसने वो मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office, एक एम्प्लॉय था वो मतलब पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस के कुछ कुछ काम में हेल्प भी करता था। Went to his boss, वो अपने बॉस के पास जाता है, यानी पोस्ट मास्टर के पास जाता है, laughing heartedly and showed him the letter, और वो बहुत ही मतलब जोर से अपना दिल खुश हो गया, मतलब हंस रहा होता है, उसको बहुत हंसी आ रही होती है कि ऐसे कैसे कोई भगवान को लेटर लिख सकता है, मतलब भगवान कैसे रिप्लाई करेंगे तुम्हारे लेटर को ऐसे। एंड showed him the letter to God, और उसने वो टू गॉड वाला लेटर पोस्ट मास्टर को दिखाया। Never in his career as a postman had he known that एड्रेस, उसने कभी भी अपने पूरे पोस्टमैन का, जब से वो जॉब कर रहा था, पूरी लाइफ में उसने एक भी लेटर नहीं देखा जो गॉड को एड्रेस कर रहा हो। यानी गॉड किसी इंसान का नाम तो है नहीं, ये सच में भगवान वाले गॉड को इसने लेटर लिखा है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, एमिएबल का मीन्स होता है फ्रेंडली, ठीक है, हंसमुख आदमी जिसको हम बोलते हैं, काफ़ी फ्रेंडली आदमी था। तो एमिएबल मतलब बहुत ही फैट और बहुत ही चबी सा, बहुत ही फ्रेंडली सा मैन था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और उसी टाइम पे वो हंसते हंसते सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और उसने डेस्क पे वो लेटर ज़ोर से रखा। कमेंटेड व्हाट फेथ, कितना अच्छा फेथ है, मतलब कितना ज़्यादा विश्वास है, इतना विश्वास, ऐसे बोलता है वो, व्हाट फेथ
आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. मैं ऐसा सोचता हूँ काश मेरे अंदर भी इतना फेथ होता जितना इस आदमी के अंदर है जिसने ये लेटर लिखा. मतलब ये आदमी भगवान के नाम पे लेटर डाल के गया. इस आदमी को इतना भरोसा था भगवान पे कि भगवान इसको रिप्लाई जरूर करेंगे, कि इसने भगवान के नाम पे पूरा लेटर लिख दिया. और लेटर लिखने के साथ साथ उसने एड्रेस किया, अपनी पूरी प्रॉब्लम्स लिखी है उस लेटर के अंदर. तो वो बोल रहा है भाई मेरे को काश मेरे अंदर भी इतना फेथ होता भगवान के लिए, मैं भी ऐसा सोच पाता कि भगवान मुझे रिप्लाई करेंगे. Starting up a correspondence with God. So, in order not to shake the writer's faith in God. तो अब उनको बिल्कुल भी जो राइटर ने मतलब पूरा फेथ पुट करके लिखा है उस लेटर के अंदर, उस लेटर को वो खराब नहीं करना था. द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया. पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया. आंसर द लेटर. इस लेटर को आंसर करो, यानी इसका रिस्पॉन्स, इसका रिप्लाई लिखो. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill. सिर्फ अच्छाई से काम नहीं चलेगा यहाँ, सिर्फ गुडविल से काम नहीं चलेगा यहाँ. इसको ओपन करा है लेटर को, रिप्लाई करने के लिए उसको कुछ और भी चाहिए रहेगा गुडविल के अलावा भी. इंक एंड पेपर, इनके अलावा क्या चाहिए रहेगा? क्या मांगा है लेंचो ने? पैसे मांगे, 100 पेसोस मांगे. तो वो भी तो कलेक्ट करने रहेंगे. रिप्लाई में क्या लिखेंगे? आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू गिव मी. ओके, आई विल बोरो इट फ्रॉम सम बैंक एंड आई लेंड यू. तो ऐसे तो भगवान लिखेंगे नहीं. तो इनको पैसे भी चाहिए थे उस लेटर को रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ से आया था, बहुत ही ज़्यादा फर्म फेथ से आया था. तो उसको नाराज़ नहीं कर सकते थे या उसको डिसअपॉइंट नहीं कर सकते थे. ठीक है. बट he stuck to his resolution. बट वो अपने रेजोल्यूशन पे अटक जाता है. रेजोल्यूशन है उसने अब जो चीज डिसाइड कर लिया, उसने जो फैसला ले लिया, वो उस पे अटक जाता है. He asked for money from his employees. वो अपने एम्प्लॉइज को बोलता है कि थोड़ा थोड़ा पैसा आप सब लाइक चैरिटी समझ के देना स्टार्ट करिए. He himself gave a part of his salary. वो अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट जो है वो दे देता है. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी. और वो अपने फ्रेंड्स को भी बोलता है, यानी वो अपनी फैमिली, अपने एम्प्लॉइज, खुद भी वो थोड़ा पैसा सबसे लेता है और सबसे बोलता है कि एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए कुछ तो हमें करना ही चाहिए. It was impossible for him to gather together 100 pesos. लेकिन उसके लिए impossible हो गया था 100 pesos कलेक्ट करना. So he was able to send the farmer only a little more than half. इसीलिए वो आधे से ज़्यादा, यानी कि 50 से ज़्यादा, 50 प्लस कुछ अमाउंट जो था वो भेज पाया था. उससे ज़्यादा उससे कलेक्ट नहीं हो पा रहा था. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature, God. और उसने वापस से वो लेटर बनाया, एनवेलोप में डाला और एनवेलोप के बाद उसने बाहर एड्रेस लेंचो का डाल दिया और नीचे साइन किसका किया? फ्रॉम गॉड. तो उसने प्रॉपर, मतलब उसने ये नहीं बताया कि मैं एज अ पोस्ट मास्टर तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हारा लेटर मैंने पढ़ा. नहीं, उसने क्या करा? उसने गॉड का सिग्नेचर किया, यानी भगवान ने ही तुम्हारे लेटर को रिप्लाई किया है. ठीक है. तो उसने कुछ 50 प्लस पेसोस डाले थे, पूरे 100 पेसोस नहीं डाल पाया था, उससे कलेक्ट नहीं हो पाए थे. अब कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस है जो हमारे माइंड में भी आ रहे होंगे, देखते हैं. हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? तो whom did he had utter faith in God. तो उसका फेथ पूरा का पूरा था गॉड में. What did he do? क्या करा उसने? He wrote a letter addressed to God. भगवान को एड्रेस करके उसने एक लेटर ही लिख दिया. Who read the letter? Basically, the postman read the letter and then he gave the letter to the postmaster.
ठीक है, तो आप ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे एरो बना के नहीं लिखाएंगे, आपको एक्सप्लेन करना है कि इनिशियली व्हेन द पोस्ट मास्टर रेड द एड्रेस ऑफ द रिसीवर, देन he read it, it was addressed to God. As soon as he opened it, he started laughing, and then he handed over the letter to the postmaster, who read the letter actually written by Lencho and decided to reply it, okay, and help him. तो ये पूरा आप आंसर फ्रेम करके लिखेंगे. What did the postmaster do then? तो postmaster ने क्या किया? Postmaster decided to respond to the letter, letter को respond करेंगे and help Lencho with the money. जो भी मनी वो कलेक्ट करेंगे एज अ पार्ट ऑफ चैरिटी या जो भी, तो वो उस पूरे लेटर को उस पूरे मनी को लेंचो को दे देंगे. ठीक है, सो व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू? तो पोस्ट मास्टर क्या किया ये आप पूरा समझाएंगे कि भाई डिसाइडेड टू रिस्पॉन्ड टू द लेटर, कि वो किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा और किस तरह से पैसे इकट्ठे करके लेंचो की मदद करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, द फॉलोइंग संडे. अब उसके बाद जो संडे आया, मतलब नेक्स्ट वाला संडे जो आया, उस पे लेंचो जो है वो वापस से आता है. ही केम अ बिट अर्लियर, वो नॉर्मल टाइम से पहले आया. देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई लेटर आया है क्या. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked from his office. तो postman जो लेंचो था, लेंचो किसके पास गया? पोस्टमैन के पास, कि भाई मेरे नाम से कोई लेटर आया है तो मुझे दे दो, मैं डायरेक्टली कलेक्ट करने आया हूँ. और ये सब चीज़ जो है वो पोस्टमास्टर जो है वो कंटेंटमेंट में, कंटेंटमेंट इज सेटिस्फैक्शन, अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन का मतलब क्यों? फुलफिलमेंट या सेटिस्फैक्शन क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगा कि उसने एक जेनरस काम किया है, एक अच्छा काम किया है लेंचो की मदद करके लोगों से. मतलब उसने जो भी पैसा वो इकट्ठा कर पाया, उसने वो पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद उसने लेंचो की मदद करी. तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हमें भी होती है जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं. हमने किसी के लिए अगर कोई जेनरोसिटी वाला पार्ट प्ले किया है, जस्ट फॉर अ डे किया हो, तो भी हमें खुशी होती है कि हमने कुछ अच्छा किया है, हमारी वजह से कोई खुश है. तो उसके माइंड में भी एक सेटिस्फैक्शन था, एक कंटेंटमेंट था. तो ये कौन देख रहा था? पोस्ट मास्टर देख रहा था, ये अपने ऑफिस में से बैठ के. ठीक है, लेंचो showed not a slightest surprise on seeing the money. जब लेंचो ने एनवलप खोला अपने नाम का, इतना सा भी सरप्राइज नहीं था उसके फेस पर. यानी कि वो पूरी तरह से जानता था कि भगवान मेरा लेटर रिप्लाई करेंगे ही करेंगे. क्योंकि आज अगर हम नॉर्मल वर्ल्ड में बात करें, आप और मैं बात करें, मैं ये सोचूं कि मैं भगवान को लेटर लिख रही हूँ और पोस्ट ऑफिस में डालकर आ रही हूँ, तो क्या मतलब मुझे रिप्लाई का वेट करना चाहिए? मैं नहीं करूंगी, आप भी नहीं करोगे शायद. ठीक है, आप इतने बड़े हो चुके हो कि आप समझ जाओगे कि भगवान कैसे लेटर लिख कर देंगे. बट जब लेंचो के हाथ में वो रिप्लाई आया, जब वो पैसे आए, तो वो इतना सा भी सरप्राइज नहीं था कि भगवान ने ये किया कैसे. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फेथ ही इतना था कि नहीं, भगवान करेंगे ही करेंगे. So he did not show, he showed not a slightest surprise when he saw the money. Such was his confidence, इतना confidence था उसको भगवान में. But he became angry when he counted the money. But उसे गुस्सा कब आया? जब उसने पैसे काउंट करे, क्योंकि उसने मांगे कितने थे? उसने मांगे थे 100 पेसोस और उसे मिल रहे हैं 50 पेसोस के अराउंड कुछ, यानी 50 पेसोस से थोड़े से ज्यादा. Then when he counted the money, God could not have made a mistake. भगवान से कभी गलती नहीं होती है भाई, उसके अंदर इतना फेथ था, भगवान कभी भी गलत नहीं करेंगे. ठीक है, उसने 100 पेसोस मांगे तो उसको 100 पेसोस ही मिलेगा, उसको इतना भी पता था भगवान से. लेकिन उसको गुस्सा कहाँ आया कि भगवान मिस्टेक कर नहीं सकते, तो ह्यूमन बींग्स के पास आया है पैसा एनवलप में, तो ह्यूमन बींग्स ने कुछ किया, यानी पोस्ट ऑफिस में ही कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ है. सो नॉर कुड he have denied लेंचो what he had requested. तो जब ये लेंचो जो है वो
पोस्टमैन से पूछता है कि भाई ये लेटर मेरे को दे दो, तो पोस्टमास्टर जो है पोस्टमैन से पूछता है, तो पोस्टमास्टर अपने केबिन में से सब देख रहा होता है, तो वो देखता है कि लेंचो जो है वो पैसे काउंट करने के बाद काफी गुस्सा हो गया, और लेंचो के माइंड में क्या चल रहा है कि भाई भगवान से ना तो गलती हो सकती है, ना ही वो लेंचो को जो लेंचो को चाहिए उससे मना कर सकते हैं। तो ये दो चीजें उसे पता थी, तो फिर वो वेट कर रहा था कि भाई मेरे पैसे क्यों नहीं आए अभी तक। अब आगे क्या होता है, immediately उसी टाइम लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वो उसी टाइम पेन पेपर मांगने चला जाता है विंडो पे ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब जहाँ पे एक टेबल लगी होती है, सब लोग अपने लेटर लिख रहे होते हैं, तो पब्लिक राइटिंग टेबल पे वो गया, बैठा, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना चालू किया विद मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, और काफी ज्यादा व्रिंकल हो रहे थे उसके ब्रोज पे से, उसने अपनी ब्रोज को काफी ज्यादा कंजस्टेड सा कर लिया था, caused by the effort he had to make to express his ideas, क्योंकि उसे सोचना पड़ रहा था कि भाई उसे लिखना क्या है, तो वो उसके एफर्ट्स की वजह से वो थोड़ा सा ऐसे ब्रोज को, जैसे हम परेशान होते हैं कभी कभी तो हम अपने ब्रोज को ऐसे कंजस्सा कर लेते हैं, तो वो भी ऐसे ही कर रहा था। When he finished, जब उसने खत्म किया, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with the blow of the fist। तो कैसे लगता है स्टैम्प, सबको पता होगा, वो मतलब स्टैम्प लेते हैं, थोड़ा सा उसको लिख करके गीला करते हैं एंड देन पेपर पे लगा के उसको फिस्ट से जोर से लाइक स्टैम्प करते हैं, तो वो पूरा चिपक जाता है, ठीक है। तो वो पूरा उसने अफिक्स कर दिया, चिपका दिया अपने फिस्ट से एक बार मार के। देन द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। अब वो लेटर डाल के चला गया और उसी टाइम पोस्टमास्टर भाग के जाता है और उस लेटर को देखता है और उसे ओपन करता है। ही सेड, और लेटर में क्या लिखा था, गॉड ऑफ ऑल द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने आपसे जितना भी पैसा मांगा था, यानी मैंने आपसे मांगे थे कितने, 100 पेसोस मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, मेरे पास सिर्फ कितने आए, मतलब उसने बोला था ना 50 से थोड़े से ज्यादा, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सिर्फ 70 पेसोस ही मेरे सामने मेरे पास पहुंचे, सिर्फ 70 पेसोस ही मेरे पास पहुंचे, एंड सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसे भी भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है भाई, मेरे को 100 पेसोस ही चाहिए, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट मुझे मेल से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, और वो अपना सिग्नेचर कर देता है नीचे लेंचो के नेम से। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है, मतलब जिसने उसकी हेल्प करी, जिसने मतलब पैसे पहुंचाए, उन्हीं को ही वो कह रहा है कि वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी यही वो लोग हैं जिन्होंने फ्रॉड किया है, इन्होंने मेरे एनवलप में से बाकी के 30 पेसोस निकाल लिए हैं, और आपने जो मेरे को 100 पेसोस दिए थे वो मेरे पास पहुंचने नहीं दिए हैं। तो अब आप सोचिए ये पढ़ के पोस्टमास्टर को कैसा लगा होगा, यानी जिस आदमी ने उसकी हेल्प करी, जिस आदमी ने इतना चैरिटी के नाम पे पूरा पैसा कलेक्ट करा, उसने खुद की एक सैलरी का पार्ट भी दिया, लाइक ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू, तो उसको कैसा लगा होगा, मतलब आप किसी को चुपके से अनोनिमसली आप किसी की हेल्प कर रहे हो, बिल्कुल अनोनिमस हो गए, आप अपना नाम नहीं आने दे रहे हो, और वो आपको ही बोल रहा है कि आपने उसके आधे पैसे चुरा लिए। मानिए आपके फ्रेंड ने आपको बोला, लाइक आपके सामने विश किया गॉड से कि भगवान जी प्लीज मुझे 2000 रुपीज दिलवा देना इस बार मेरे बर्थडे पर कैसे भी, और इतना प्रेयर सुनने के बाद आप कैसे ना कैसे 1500 अरेंज कर पाते हो और एक एनवलप में डाल के दे देते हो, जो आपका फ्रेंड बोलता है कि ये मुझे कहीं से मिले, और आप अपने फ्रेंड को क्या बोल रहे हो कि मुझे, मतलब आप भगवान से क्या बोल रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपने तो मुझे 2000 ही दिए थे, इसने 500 ले लिए, तो आपके फ्रेंड को कितना बुरा लगेगा, कितना ज़्यादा लाइक हर्ट फील होगा, है ना, डिसअपॉइंटेड फील होगा। तो सेम पोस्टमास्टर की भी हालत हुई होगी। तो अब मैंने आपको बोला था लास्ट में कंक्लूजन आप दोगे स्टोरी का कि पोस्टमास्टर ने क्या सोचा होगा या पोस्टमास्टर ने क्या रिप्लाई किया होगा, तो वो रिप्लाई मुझे आपका चाहिए, ठीक है, मुझे उस आंसर का रिस्पॉन्स चाहिए, वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हो, लेकिन इस एंडिंग चाहिए मुझे इस स्टोरी का, ठीक है। तो पोस्टमास्टर ने क्या सोचा होगा, पोस्टमास्टर को क्या क्या माइंड में आया होगा, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर। नाउ वी हैव दिस कॉम्प्रिहेंशन चेक जो लास्ट पार्ट में से आया है हमारे। Was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड द लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। अब बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, डेफिनेटली नॉट,
बिल्कुल भी नहीं सरप्राइज हुआ था, क्योंकि उसके अंदर था ही इतना अनशेकेबल फेथ कि वो बस कोई भी कुछ भी बोले, लेंचो को ये पता था कि भगवान से रिप्लाई जरूर आएगा, तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। What made him angry? क्यों गुस्सा आया, उसने क्यों बोला that these employees, post office employees were a bunch of crooks? क्योंकि उसे ऐसा लगा कि भगवान ने तो 100 ही पैसोस भेजे होंगे and the remaining 30 पैसोस were taken away by the employees. ठीक है, तो वो बाद में ये बोलता है कि आप मुझे पैसे भेज दो रिमेनिंग वाले, लेकिन इनके हाथ में नहीं देना, इस पोस्ट ऑफिस में मत भेजना, क्योंकि ये लोग क्या हैं, दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। Were the post office was Lencho correct in calling the post office employees a bunch of crooks? Why not? Justify. आपको कमेंट करके या फिर आपको जस्टिफाई करके बताना है कि क्यों पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो थे वो बंच ऑफ क्रूक्स थे या नहीं थे तो क्यों थे, नहीं थे तो क्यों नहीं थे। ठीक है, स्टोरी का एंडिंग और इसका आंसर बोथ आई वांट। ठीक है, so with this we come to the end of the chapter. Now I hope you must have understood well. आपको समझ में तभी आएगा जब आप इस स्टोरी को समराइज कर पाओगे। तो मैक्सिमम 6 to 7 लाइन में इसको समराइज करके वाइंड अप करना and then try to do the question and answers, and you can ask me anything in the comment section. I'll answer to it. That's all for today. Have a good day, children.